चलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से क्लास क्लास 10 के जो भूगोल की पुस्तक है उसका हम इकाई तीसरा यानी तीसरा चैप्टर जो है लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे चीज़ों को हमने बताया है। आज हम बात करेंगे तीसरा चैप्टर में निर्माण उद्योग के बारे में। जो तीसरा चैप्टर है वो है आपको निर्माण उद्योग। तो कहते हैं कि वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपदा का एक सूचक है। कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग किसे कहेंगे? तो कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कपास से गन्ना उत्पादन करना, कपास से कपड़ा उत्पादन करना, गन्ना से चीनी उत्पादन करना, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी कि विनिर्माण का मतलब हो गया कि कोई कच्चा सामान है उसको जीवन उपयोगी बनाने के लिए तैयार करना है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि कपास से कपड़ा का निर्माण होता है, उसी तरह गन्ने से चीनी का निर्माण होता है, लौह अयस्क से जो है लोहा एवं इस्पात का जो है निर्माण होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ इसका विकास घरेलू उद्योग से शुरू होकर वृहत आकार में 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आज असंख्य निर्माण बड़े उद्योग यानी पूरे देश में स्थापित है। मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग सम्मिलित है। कहने का मतलब है कि जो उद्योग का विकास जो हुआ वो आपको 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही शुरुआत हुआ। आज जो मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बहुत सारे बच्चे 19वीं शताब्दी का अर्थ नहीं समझते होंगे। जैसे कि आज 21वीं सदी चल रही है, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 21वीं सदी चल रही है। तो 21वीं सदी का मतलब है कि इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, ये 20 हो गया। तो यानी 2000 से लेके और 2000 इस सदी के लास्ट तक जो 99 तक चलेगा वो आपको 21वीं सदी कहलाएगा, यानी एक घट के। तो यहाँ 19वीं शताब्दी की चर्चा चली, इसमें से एक घटा देंगे, एक घटाएंगे 18 आएगा। तो 1800 ईस्वी से लेके 1899 ईस्वी तक को हम लोग 19वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में सूती वस्त्र कपड़े की मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। कहने का मतलब है कि भारत में जो प्रथम सूती कपड़े का मिल जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1854 हुआ था, इसको याद रखना है। उसके बाद जूट की जो प्रथम कारखाना वो 1855 में, कहाँ पे? तो कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पे लगाया गया था। लेकिन भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 से प्रारंभ हो गया। कहने का मतलब है कि भारत में जो प्रथम सूती मिल जो है यानी सूती कपड़े का जो मिल है वो आपको 1854 ईस्वी में, और जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में रिसरा नामक स्थान पर लगाया जा चुका था। लेकिन जब औद्योगिक विकास की बात करेंगे, एक योजनाबद्ध विकास की बात करेंगे, तो यह जो है स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अब कहता है कि किसी उद्योग को स्थापित करने में
बहुत सारे कारकों का योगदान होता है। यानी कोई भी चीज़ अकेले नहीं होता है, उसको प्रभावित करने वाले या उसमें योगदान देने वाले बहुत सारे चीज़ें होती हैं। कहता इन कारकों को दो वर्गों में, एक हो गया भौतिक और मानवीय कार्यों में रखा जाता है। यानी कि इनके जो कारक होगा वो दो कारण होगा, एक होगा भौतिक और दूसरा होगा मानवीय कारक में। जैसे कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता एवं अनुकूल जलवायु एक भौतिक कारक है। कहने का मतलब है, अगर कह सकते हैं तो भौतिक की जगह हम प्राकृतिक शब्द का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भौतिक ही रहने देते हैं, जो फिजिकल चीज़ें हो गई, और दूसरा हो गया मानव चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कच्चा माल हो गया, शक्ति के साधन हो गया, जल की सुलभता एवं जो अनुकूल वायु चाहिए, जलवायु कहिए, वायु कहिए, तो ये आपको एक भौतिक कारक होता है। जबकि उसमें काम करने वाले श्रमिक, निर्माणाधीन बाजार, परिवहन और पूंजी, बैंक सुविधा एवं सरकारी नीतियाँ मानव कारक है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के उत्पादन में दो मेन कारक या उद्योग में दो मेन कारक है। एक होता है आपको फिजिकल चीज़ें जो वस्तुएं होती है, और दूसरे हो गया मानवीय श्रम। इसको याद रखना है। फिर आगे जब हम लोग आएंगे तो उत्पादन, जब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ें पता चल जाएगी। अब कहते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, श्रम के आधार पे किया गया है, श्रम के आधार पे। उसके बाद हम दूसरा भी देखते हैं, दूसरा है कच्चे माल के आधार पे, ठीक है। और नीचे है तीसरा स्वामित्व के आधार पे। तो ये इन तीनों चीज़ों को हम पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, अगर नीचे होगा तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि और सब आधार अभी नहीं दिया हुआ है। तो पहला है आपको श्रम के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। किसके आधार पे? श्रम के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कहता है कि बड़े पैमाने का उद्योग, एक हो गया बड़े पैमाने पर उद्योग, श्रम यानी मेहनत के आधार पे। तो एक हो गया बहुत बड़ा पैमाने पर उद्योग। जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजियों की आवश्यकता होती है तो अधिक उत्पादन हो तो उन्हें बड़े पैमानों का उद्योग कहते हैं। जैसे सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब है ऐसा उद्योग जो बड़े पैमाने पे हो, जिसमें मानव की श्रमिक भी ज़्यादा लगे और पूंजी का भी प्रयोग ज़्यादा हो, और साथ ही उत्पादन भी अधिक हो। ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे हम लोग? बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं, जहाँ पे श्रमिकों की संख्या ज़्यादा हो, पूंजी भी ज़्यादा लगे और उत्पादन भी ज़्यादा हो। जैसे कि सूती कपड़ा उद्योग हो गया, पटसन हो गया उद्योग, या इस श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे मध्यम पैमाने का उद्योग। इसमें न तो बहुत अधिक श्रम का ज़रूरत है और न ही बहुत अधिक उत्पादन भी होता है। देखिए, अगर श्रम यानी मानव श्रम, काम करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? कम होगी, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन भी कम ही होगा। तो कहने का मतलब है इसमें न ज़्यादा श्रम का प्रयोग होता है तो न ही उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं, साइकिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, जैसे उद्योगों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। अब देखिए, समय आने के बाद, कुछ समय के बाद क्या है कि मध्यम पैमाने का उद्योग में जो आप साइकिल, रेडियो है और टेलीविज़न है, इसमें अब श्रम बहुत कम के मात्रा में ही लगेगा और उत्पादन भी बहुत कम होगा, क्योंकि अब इन चीज़ों की ज़रूरत जो है धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो उत्पादन भी कम ही होगा और उसमें मेहनत करने वाले लोग भी कम ही होंगे। बात करेंगे छोटे पैमाने के उद्योग। कहता है ग्रामीण, लघु तथा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधियों से वस्तु निर्माण करते हैं। इसमें पूंजी बहुत कम लगाई जाती है। आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग इसके अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटे पैमाने पर उद्योग, इसमें घरेलू जो लोग, घर के लोग हैं, बहुत सारे चीज़ें घर पे निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि पूंजी भी ज़्यादा नहीं लगते हैं।
तो इसमें इसका जो है पूंजी भी क्या होता है, बहुत कम लगता है। तो जैसे कि आप आभूषण निर्माण, हस्तशिल्प के बहुत चीज़ देखते होंगे गांव घर में बनते हैं, तो उसमें छोटे छोटे चीज़ों को रखा जाता है। अब आता है कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण। एक हो गया भारी उद्योग। इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, एकदम भारी भी होगा और रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल का प्रयोग होगा। नाम ही है भारी उद्योग, ठीक है। इसमें क्या चीज़ का प्रयोग हुआ, कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिससे विनिर्मित वस्तुएं भी भरी जाती है, से भी भारी होती है। लोहा एवं इस्पात उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। चलिए ठीक है। दूसरा है हल्के उद्योग। हल्के उद्योग में कौन आएंगे, इस वर्ग के उद्योगों में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिससे ये हल्के माल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित उपकरण तथा सिंचाई मशीन उद्योग इसके उत्तम उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, इसको इम्पोर्टेंस में पढ़ना है। वेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक सार्वजनिक उद्यम है। कहने का मतलब है भेल और जो सेल है वो एक सार्वजनिक क्या है, उद्यम है, यानी एक सरकारी उद्योग है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पे पहला हो गया सार्वजनिक उद्योग। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है, जो भारी भी हो और आधारभूत भी हो। इनका सरकार संचालन जो है स्वयं करती है। ऐसे उद्योगों का संचालन क्या करती है, सरकार जो है स्वयं करती है। तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पे कौन सा, सार्वजनिक उद्योग। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो लौह इस्पात केंद्र है वह सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। तो यानी कि ये सब जो उद्योग जहाँ है, दुर्गापुर का, भिलाई का है, राउरकेला का जो लोहा इस्पात केंद्र है, उस पे सरकार का अधिकार है, यानी यह एक सरकारी उद्योग के रूप में जाना जाता है। अब हो गया संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। संयुक्त अथवा सहकारी, सरकारी नहीं, सहकारी, ठीक है। तो कहता है कि जब उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्ति या कोई सहकारी समिति का योगदान हो, उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहेंगे। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तेल का अगर हम लोग ऑयल पढ़ते हैं, जैसे OIL, ऑयल में तेल होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल गुजरात इसके उदाहरण है। कहने का मतलब है कि जब या तो दो से अधिक व्यक्ति या कोई सहकारी समिति का योगदान हो, उसे हम लोग संयुक्त सहकारी उद्योग कहेंगे। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड हो गया, महाराष्ट्र का जो है चीनी उद्योग हो गया, गुजरात के जो अमूल दूध है, ये सब उसके उदाहरण है। अब है कच्चे माल के आधार पर स्रोतों पर। देखिए 3 हो गया था, ये चौथा था कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो एक है कृषि आधारित, जिसमें देखिए सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, रेशमी हो गया और ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि सूती वस्त्र जो है, जूट है, रेशमी है, ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। तो हम लोग सूती वस्त्र के बारे में देखते हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। कहता है सूती वस्त्र बनाने में भारत एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में। पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? 1818 ईस्वी में। कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्ट नामक स्थान पे हुआ था। इसको याद रखना है, पहली सूती मिल 1818, कोलकाता और फोर्ट ग्लास्ट, ठीक है, इसको रखना है।
लेकिन यह मिल कुछ समय के बाद जो है बंद हो गई और वास्तविक पहली जो सफल मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में कावस जी नाना भाई डावर ने, किसने, इसको याद करना है, कावस जी नाना भाई डावर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। तो जो भी बच्चा 10वीं के हैं या जो नोट्स बनाते हैं, आप लोगों से आग्रह रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते हुए जाइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। यानी कृषि के बाद जो है यह अगर रोजगार की बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। विभिन्न उद्योगों में श्रम का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसकी स्थान 14% है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका स्थान 4% रह गया। विदेशी आय में 17% है, जो 2006-07 में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने की मिलें जो है। इसमें 80% मिलें निजी क्षेत्र में है, शेष सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में। आज देश में 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है, अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार किया जाता है। उसके बाद है कि प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात में स्थापित की गई थी। जो आपको कपास बाजार, परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया। परंतु आज देश की अधिकांश मिलें जो है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में केंद्रित है। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। चलिए अब हम लोग पश्चिम बंगाल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब भी ये मिले, क्या आप जानते हैं? तो सबसे पहले इसको पढ़ना है। कहता है मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, यानी कि कॉटन पॉलिश कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी में क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र उद्योग जो है या वस्त्र तैयार किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है कि मुंबई को क्या कहा जाएगा? सूती कपड़ों का महानगरी कहा जाता है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र है। यह उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदी नगर प्रमुख केंद्र है। वही अगर बात ग्वालियर करें, उज्जैन, इंदौर, देवास, ये आपको मध्य प्रदेश में है। जैसे ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती केंद्र उद्योग है। वही कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु का प्रमुख केंद्र है। विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक अथवा विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र के बाजार एवं कच्चे माल का वजन ह्रास न होने के कारण भी इस उद्योग का राष्ट्रव्यापीकरण विकेंद्रीकरण हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें फिगर में दिखाया गया है कि कहाँ कौन सा है उद्योग है।